जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो जो डिस्कशन का है वो आपको पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में प्रीलिम्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं वो सारे डिस्कशन किए जाएंगे टू द पॉइंट, बिना इधर उधर की बात किए हुए सीधे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए जाएंगे। आपको कोशिश ये करनी है एटलीस्ट ऑडियो ईयरफोन लगा के ऑडियो जरूर सुन लेना है इन वीडियो का, कोशिश ये होनी चाहिए। अगर आपका समय है तो आप इंपॉर्टेंट जो अंडरलाइन जो किया जा रहा है उसके आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में सीधे सीधे आने के चांसेस है और सबसे बड़े आपके आखिरी समय में रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप खासतौर पे यूपीएससी हिंदी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और प्री क्रैश कोर्स या इनमें से कोई एक ज्वाइन किए हैं तब तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री का काम करेगा और आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियोस देखिए और पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि कैबिनेट मिशन पे बेस्ड है। तो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उन्हें हमें पता लगाना है कि वो सही है या गलत है। तो देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट इसका है, ये बोल रहा है कि भारत के लिए एक संघीय ढांचे की परिकल्पना की गई थी। इसने पूर्ण पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया गया था। इसने प्रांतीय और संघीय स्तरों पर कार्यपालिका और विधायिका के दो स्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी। देखिए, ये जो कैबिनेट मिशन है, आप जानते हैं ये कब आया था? 1946 में आया था इंडिया में, और उस वक्त ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लेमेंट एटली। और यहाँ जो कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था उसके 3 मेंबर थे। तो ये जो 3 मेंबर थे ये कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर, और फिर स्टैफोर्ड क्रिप्स। आप जानते हैं जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, ये क्रिप्स मिशन भी लेके आए थे इंडिया में। ठीक है, तो ये हो गया पैथिक लॉरेंस और ये एवी अलेक्जेंडर। तो इनका नाम याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये जो आया था मेनली, इसका मेन पर्पस क्या था आने का इंडिया में? तो ये था कि जो इंडिया जो है अब आजाद होने वाला है, कि एक तरह से घोषणा करने आया था कि यहाँ पे इंडिया आजाद होगा। तो उस घोषणा के मतलब आजाद होगा तो उसके बाद कोई हमको गवर्नमेंट चाहिए, जो कि इंटरिम गवर्नमेंट कोई चाहिए तुरंत। जब अगर ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो एक गवर्नमेंट होनी चाहिए इंडिया के पास। और साथ ही साथ इंडिया का जो संविधान बनेगा, जो नया नया इंडिया बनने वाला था, उसका जो संविधान बनेगा वो उसकी मशीनरी क्या होगी, कैसे होगी, जो कि आप जानते हैं संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, तो वो कैसे बनेगी। तो ये मेन इसका पर्पस था। ठीक है, और इसकी जो कुछ विशेषताएं थी, ये जो इन्होंने कुछ सजेशन दिए थे, तो उसमें से कुछ मेन सजेशन अगर देखा जाए तो उन्होंने एक संघीय ढांचे की परिकल्पना की थी, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं यूएसए का जो स्ट्रक्चर है, जहाँ पे स्टेट बहुत ही स्ट्रांग होती हैं और वीक सेंटर होता है। तो इन्होंने सजेशन दिया था इस तरह का कुछ इंडिया जो है बनेगा, जिसमें प्रांतीय स्वायत्ता पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। ठीक है, और जो केंद्र रहेगा वो कमजोर रहेगा। तो कुछ चीजें केंद्र के पास रहेंगी, लेकिन ज्यादातर जो है प्रोविंसेस हैं उनको ऑटोनॉमी मिलेगी। तो ये एक सजेशन था। और इसने पूरी तरह से जो एक पाकिस्तान, जो नए पाकिस्तान के बारे में बोला जा रहा था कि मांग हो रही थी, उसको पूरी तरह से इन्होंने खारिज कर दिया था। ठीक है, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि नया पाकिस्तान बनेगा, लेकिन कुछ कुछ प्रोविजन किए गए थे जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं उनको अलग तरीके से। तो ये था, लेकिन इन्होंने पूरा पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था। फिर उसके बाद तीसरा जो स्टेटमेंट बोला है, इसने प्रांतीय और संघ स्तरों पर कार्यपालिका और विधायिका के 2 स्तरों के ढांचे की सिफारिश की थी। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इन्होंने क्या किया था? इसने प्रांतीय अनुभाग और संघ स्तरों पर त्रिस्तरीय कार्यपालिका, मतलब कि इसमें 2 टियर स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, बल्कि 2 टियर नहीं 3 टियर स्ट्रक्चर की बात की थी, जिसमें कार्यपालिका और विधायिका की सिफारिश की। ठीक है, तो ये 2 स्तरीय नहीं, ये चीज गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 और 2। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 52nd क्वेश्चन, जो कि किससे रिलेटेड है? आईएनए से रिलेटेड है। भारतीय राष्ट्रीय सेना, आईएनए। देखिए, ये जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, आप जानते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस जी का नाम इसके साथ लिया जाता है। लेकिन आप ये जो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि आईएनए का आधिकारिक रूप से कब और किसके अधीन आयोजन किया गया था? देखिए, आईएनए को अगर पूछा जाए ऑफिशियली किसने ऑर्गेनाइज किया था, या फिर ये जो बोला जा रहा है अधीन आयोग आधिकारिक रूप से, तो आधिकारिक रूप से इसको कब किया गया था? देखिए, ये तो आधिकारिक रूप से तो सुभाष चंद्र बोस के टाइम पे किया गया था, लेकिन ये जो आईएनए थी, ऐसा नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस ने ही इसकी स्थापना की थी, ऐसा नहीं था। ये जो जब स्थापित हुआ था, ये पहले ही हुआ था, ये करीब 1941 में हुआ था।
ये दिसंबर का टाइम था। इसमें ब्रिटिश भारतीय जो सेना थी उसके पंजाब के एक रेजिमेंट थे। ये मैं कुछ आपको हिस्ट्री बताना चाह रही हूँ। तो पंजाब रेजिमेंट जो था, देखिए क्या था, जब ये 1941 का टाइम है, इस टाइप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है स्टार्ट हो चुका था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो ब्रिटेन था वो इन्वॉल्व था यूरोप में, और इसकी वजह से जो इनकी कॉलोनीज थी, जो कि यहाँ पे साउथ में जो है इधर सब कॉलोनीज थी, तो उन सब में लोग जो है दिक्कतें ना आए, तो बहुत सारी जो इनकी सेना थी इसको इधर साउथ ईस्ट नेशन में भेजा गया था, जहां जहां पे ब्रिटेन की कॉलोनियां थी। तो इन्हीं में एक हमारी जो भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट थी उसको भेजा गया था। कहाँ पे? मलाया में, मलाया रीजन में इसको भेजा गया था। और इसमें इसके जो कैप्टन थे वो थे कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, इन्होंने ये जो जापान ने जब यहाँ पे उनको अटैक किया था तो उनका आत्मसमर्पण कर दिया था उन्होंने। फिर उसके बाद इन्होंने जो है ये पंजाब रेजिमेंट के जो ये थे कैप्टन मोहन सिंह, तो इन्होंने आईएनए का स्थापना की थी। तो अगर स्थापना की बात आए तो आप मोहन सिंह लिखेंगे, लेकिन अगर ऑफिशियल रूप से आए तो आपको क्या लिखना है? सुभाष चंद्र बोस। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? बी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि राजगोपालाचारी जो है फॉर्मूला है उसके उससे रिलेटेड है। तो इस स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि ये जो इनमें से कौन सा सही है। तो राजगोपालाचारी फॉर्मूले में, तो देखिए ये जो फॉर्मूला था ये 1944 में आया था, जिनको सी राजगोपालाचारी ने बनाया था। ये फॉर्मूला था, ये कांग्रेस लीग, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी, उनके कोऑपरेशन से बनाया गया था। ठीक है, कब? 1944 में। ठीक है, और ये जो सीआर प्लान था, इसको सीआर प्लान भी बोलते हैं। तो इसमें कुछ जो जो मेन पॉइंट थे इसके मैं बताना चाहूंगी कि मेन पॉइंट ये थे कि, तो पहला था कि मुस्लिम लीग जो है वो सपोर्ट करेगी कांग्रेस की डिमांड इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, स्वतंत्रता की जो डिमांड करेगा कांग्रेस, उसको मुस्लिम लीग सपोर्ट करेगी, ये मेन प्रोविजन था। और लीग जो है और कांग्रेस है, ये दोनों एक साथ कोऑपरेट करके अपनी एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाएंगी सेंटर में। ठीक है, ये बात हुई थी इंडिपेंडेंस की बात की। ठीक, और फिर जब ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो जब इस वॉर का जब एंड होगा, तो जितनी भी मुस्लिम मेजॉरिटी जो रीजन रहेंगे, जो नॉर्थ वेस्ट के रीजन है और नॉर्थ ईस्ट जान रहा जो आज का बंगाल वाला रीजन है, तो ये सब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे। तो इन सब में प्लेबिसाइड किया जाएगा, प्लेबिसाइड यानी जनमत संग्रह किया जाएगा। उसके हिसाब से अगर मतलब अलग से एक सोवरेन स्टेट बनानी है, ठीक है, तो उसकी स्थापना की जाएगी, लेकिन किसके द्वारा? जनमत संग्रह के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ इसके प्रोविजन थे, ये सीआर प्लान की बात हो रही थी। तो और ये भी था कि अगर ये जो अगर जनमत संग्रह किया गया और उसका जो है एक्सेप्ट कर लिया गया, अगर ये हो गया कि वहां की जनता ने ही बोल दिया कि हमें अलग से पार्टीशन चाहिए, तो एक तरह से वो लोग अलग अलग पार्टीशन कर लेंगे, लेकिन कुछ कुछ चीजें जैसे कि डिफेंस, समझ रहे हैं, डिफेंस हो गया, कॉमर्स हो गया और कम्युनिकेशन है, ये जो है ये प्रोटेक्टेड रहेगा। ये जो है अलग अलग पार्ट नहीं होगा, ये एक ही जगह पे होगा। लेकिन इन तीन चीजों का ये हुआ कि एक सेंटर जो रहेगा उसके पास रहेगा, बट जो बाकी चीजें थी वो डिवाइड हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ सीआर प्लान में दिया गया था, एक तरह से यूनिटी की ही बात कर रहा था ये जो सीआर प्लान था। ठीक है, तो और ये जो सीआर प्लान था, इसमें जो हिंदू लीडर थे, जो जैसे कि वीडी सावरकर हो गए, इन्होंने इसका काफी वो किया था, कंडेम किया था कि उनको ये पसंद नहीं था। ठीक है, और लेकिन जो लीग थी, मुस्लिम लीग थे और कांग्रेस थे, वो इस चीज को पार्टिसिपेट कर रहे थे, और लीग को जो है इंडिपेंडेंस के बाद ये जो यूनियन वाली बात थी उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो ये कुछ सीआर प्लान की बात थी। तो चलिए अब स्टेटमेंट देखेंगे, तो हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट है वो है सीआर प्लान जो है इसे 1946 में तैयार किया गया था। तो ये तो गलत है, सबसे पहले बात हुई 1944 में। फिर उसके बाद बंटवारे का फैसला जनमत संग्रह से होगा, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया विभाजन की स्वीकृति के मामले में रक्षा, वाणिज्य, संचार दोनों विषय को बाहर रखा जाएगा। तो ये थोड़ा जो है ये स्टेटमेंट है, ये कुछ गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, कि ऐसा नहीं, ये तो जो रक्षा
हो गया, वाणिज्य हो गया, ये संचार, बल्कि ये था डिफेंस था, कम्युनिकेशन था, और तीसरा क्या था, डिफेंस कम्युनिकेशन। तो ये तीन जो है ये चीजें प्रोटेक्टेड थी, लेकिन इसमें बोला है रक्षा वाणिज्य, वाणिज्य जो है ये गड़बड़ हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, वीडी सावरकर ने इसका समर्थन किया था। तो देखिए ऐसा नहीं है, वीडी सावरकर ने समर्थन नहीं किया था, इसकी हम लोग ने बात की। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, लेकिन हमारा स्टेटमेंट बी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर बी है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सतारा, बलिया, तमलुक और तालचर किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो ये जो आप जानते हैं, जब क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन था, तो उस वक्त हमारे भारत में बहुत सारी जगह पर एक अपनी पैरेलल गवर्नमेंट जो है, समांतर जो गवर्नमेंट थी, उसका जो है स्थापना कर दी गई थी बहुत सारी जगहों पर। तो उनमें से ये जो सतारा, ये जो बलिया है, ये तामलुक है, ये सब फेमस है। जैसे कि बलिया से आपको पता होगा कि जो चिट्टू पांडे लीडर थे, उन्होंने अपनी पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित की थी। फिर तामलुक की बात करें तो वहां पे सतीश सामंत थे। और यदि सतारा की बात किया जाए तो नाना पाटिल जो थे, ये लोग जो है पैरेलल गवर्नमेंट में इन्वॉल्व थे। और क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर बात करें तो आप जानते होंगे, ये 8 अगस्त 1942 को इसको अनाउंस किया था महात्मा गांधी ने, और ये कहा था कि ब्रिटिश रूल का अब एकदम यहाँ से एंड होना चाहिए। उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेशन हुआ था मुंबई में, ये याद रखना है, मुंबई में सेशन हुआ था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, उसमें उन्होंने इस चीज को अनाउंस किया था। ये बात है 8 अगस्त 1942 की, ठीक है। और इन्होंने नारा दिया था डू और डाई का, करो या मरो, ठीक है। और ये जो ये स्पीच था ग्वालियर टैंक मैदान में दिया गया था। तो ये हो गई बात क्विट इंडिया मूवमेंट की। तो पहला स्टेटमेंट इसका बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसान विद्रोह भारत किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस समानांतर सरकारें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करने को बोल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 था, तो उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, तो उनको हमें देखना है। तो पहला बोल रहा है कि इस अधिनियम ने भारत के अप्रत्यक्ष ब्रिटिश उपनिवेश बना लिया था। देखिए ये जो एक्ट था, इसने क्या किया था, इनडायरेक्ट इंडिया को इनडायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी बना लिया था। तो ये जो स्टेट, देखिए पहले आपको ये जो अधिनियम था, सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, इसका कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगी। तो देखिए पहला तो था कि ये जो 2 अगस्त 1858 को जो है पारित किया गया था, और ब्रिटिश संसद जो थी, जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट था, उसने ब्रिटिश सरकार का जो प्रशासनिक नियंत्रण था ईस्ट इंडिया कंपनी से उसको किसको सौंप दिया गया था, क्राउन को, मतलब वहां की जो रानी है उनको सौंप दिया गया था। यहाँ का नियंत्रण वो उनके हाथ से होगा। ये जो कंपनी है वो ये काम नहीं करेगी, भारत को नियंत्रण करने का ये काम आ जाएगा किसके पास, क्राउन के पास, ठीक है। और ये जो 1858 का जो अधिनियम था, इसका जो मेन था कि गुड गवर्नेंस की बात कर रहे थे, वही मतलब बेवकूफ बना रहे हैं हमें कि सुशासन की बात हो रही थी अधिनियम में। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो परिसमापन कर दिया, कि इसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको एक तरह से खत्म कर दिया गया था, और सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रिटेन करेगा। और आप जानते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैसी चीज का वो किया गया था इसमें। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, जो वहां का जो कैबिनेट होगा उसका जो मेंबर होगा, तो ये एक चीज को इजाद किया गया था। ये 1858 की बात हो रही है। तो इसका पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि इस अधिनियम ने भारत को अप्रत्यक्ष ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया, तो ऐसा नहीं था। उन्होंने डायरेक्ट इसको जो है अपनी कॉलोनी बना ली थी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो गवर्न करती थी उसको बंद करके बल्कि क्राउन के हाथ में आ गया था। तो ये अप्रत्यक्ष नहीं होगा, तो ये प्रत्यक्ष हो गया। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। और देखेंगे आप, पहला स्टेटमेंट गलत होते ही हमें आंसर मिल जाएगा 2 और 3। ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो उसको पढ़ लेते हैं। वो बोला है, देश के प्रशासन के सुचारू संचालन में सहायता के लिए भारतीय सिविल सेवाओं की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद इस अधिनियम के चूक के सिद्धांत को समापन कर दिया, और साथ ही
पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 द्वारा प्रस्तावित दोहरी सरकार की भी समापन कर दिया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, जो डुअल गवर्नमेंट था उसका भी स्थापना कर दिया गया था, समापन कर दिया गया था। तो ये बात हो गई जो है 1858 का जो अधिनियम था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में है कि लॉर्ड हेस्टिंग ने शुरुआत की जगह ईस्ट इंडिया डैश दिया हुआ है कि शुरुआत की जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि उनका उसका अधिकार सर्वोच्च था और इसलिए उनकी उसकी शक्ति भारतीय सरकारों की तुलना से अधिक है। तो देखिए ये जो लॉर्ड हेस्टिंग थे, लॉर्ड हेस्टिंग तो नहीं बोलना चाहिए इनको, ये जो हेस्टिंग जी थे, तो इन्होंने एक अपना, जैसे आप जानते हैं डलहौजी जो है किसके लिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए फेमस है। तो इसी तरह से हेस्टिंग ने भी इजाद किया था एक पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी को इजाद किया था। एक नई पॉलिसी थी कि जिसमें जो ब्रिटेन है वो सबसे ऊपर है बाकी अपनी कॉलोनी से। तो इसका इनका ये मानना था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया था कि उनका अधिकार सर्वोत्तम है, इसलिए उनकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक है। तो अपने आप को बहुत ऊपर बनाए। पैरामाउंसी का मतलब ही होता है कि सबसे ऊंचाई पर। तो ये किसके द्वारा, ये लॉर्ड हेस्टिंग जी ने दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी, आंसर डी। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है भारतीयों द्वारा जो इल्बर्ट बिल था, इसको वापस लेने का विरोध क्यों किया गया, क्यों हुआ, सही विकल्प चुनिए। देखिए ये जो इल्बर्ट बिल था इसको इसलिए किया गया था, देखिए ये जब इल्बर्ट बिल आया है तो ये काफी डिस्क्रिमिनेटरी टाइप का था कि आपको जो इंडियन लोग थे उसमें नस्लवाद वाली जो प्रवृत्ति थी उसको दिखाता था, उसको दर्शाता था। तो इसकी वजह से इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया था। तो ये जो इल्बर्ट बिल है इसको वापस लेने के लिए भारतीयों ने विरोध किया, क्योंकि इसने भारत के अंग्रेजों को के नस्लीय रवैये का उजागर कर दिया था। ठीक है, तो ये कब हुआ था, ये 1883 में पेश किया गया था, 1883 में एल्बर्ट विल। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि यह भारतीयों में हथियार रखने की अनुमति नहीं देता था। दूसरा, सरकार विरोधियों की आवाज दबाने के लिए बनाया गया था। फिर यह अंग्रेजों को नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर सही सबसे उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसका बोला है ब्रिटिशर्स ने भारतीय साम्राज्य पर कब्जा करने से पहले अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई तरह के राजनीतिक, आर्थिक, राजनयिक तरीकों का इस्तेमाल किया। ठीक है, फिर उसके बाद लॉर्ड रिपन के तहत सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। तो ये सुप्रीमेसी की जो नीति है लॉर्ड रिपन ने की थी। तो ये इसका देखिए, ये जो अभी हम लोगों ने बात की, जो यहाँ पे देखा था, जो क्वेश्चन था पैरामाउंसी की बात कर रहा था, वही सुप्रीमेसी या पैरामाउंसी एक ही चीज है। तो ये लॉर्ड रिपन ने नहीं की थी, ये किसने की थी, अभी हमने देखा लॉर्ड हेस्टिंग ने की थी। तो इसका जो बी स्टेटमेंट है वो अपने आप में ही गलत हो जाएगा। और यदि इसका पहला स्टेटमेंट देखा जाए तो आप जानते हैं बहुत सारे तौर तरीके इन्होंने अपनाए थे, जैसे कि आप जानते होंगे हड़प की नीति जो डलहौजी के द्वारा की गई थी। तो ये इनका जो राजनीतिक तरीका था, आर्थिक तरीका आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, परमानेंट सेटलमेंट था, तो ये आर्थिक तरीके से इन्होंने इंडिया पे पहले कब्जा किया। तो ये राजनैतिक तरीके से, तो उसके बाद इन्होंने पूरी तरह से इंडिया पे कब्जा कर लिया। तो ये इनका तरीका था। तो ये बात, तो इसका जो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा गलत है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है किस भू राजस्व बंदोबस्त ने राजाओं और तालुकदार को जमींदारों के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है ये भू राजस्व है जिसने की तालुकदारों इन लोगों को दिया था। तो देखिए इसका ये जो आंसर है ये इसका होगा स्थायी बंदोबस्त। जो स्थायी बंदोबस्त था
ये बंगाल में स्टार्ट किया गया था। ये कब किया गया था? 1765 में किया था। सब बंगाल में था स्टार्ट, फिर उसके बाद बिहार और उड़ीसा, इन सब जगह पे जो दीवानी राइट थे, दीवानी राइट आप जानते हैं, यहाँ के दीवानी राइट को पाने के लिए ये तरीका किया गया था। इसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। और इसको पूरी तरह से प्रॉपर इसको फ्रेम करके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू कर दिया था 1795 में। लेकिन इसकी जो है ये इसके जो ब्रिटिशर्स ने जो सिविल राइट थे, जो इन सब रीजन के, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा, यहाँ के पहले सिविल राइट प्राप्त किए थे। फिर उसके बाद एक तरह से इसको ये जो परमानेंट सेटलमेंट है इसको किस तरह से गवर्न किया जाएगा, क्या किया जाएगा, उसका पूरा फ्रेमवर्क था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है इसका श्रेय, जो कि 1783 में पूरी तरह से इन्होंने इसको परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो इसमें क्या था कि जो राजा थे वहां के, किसी भी रीजन के जो तालुकदार थे, उनको वहां का जमींदार की तरह उनको जो है रिकॉग्नाइज किया गया था। और फिर उनके पास एक रेंट कलेक्ट करने का और जो भी रेवेन्यू पे करेंगे वहां के जो किसान हैं तो वो उनको देंगे, और ये जो रेवेन्यू होगा वो कंपनी को जमींदार देंगे, और उनके बदले उनको कुछ अमाउंट दिया जाएगा, कुछ फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा जो कि कंपनी डिसाइड करेगी, ठीक है। तो यदि अगर जमींदार कभी कभी ये जो राइट, ये जो पेमेंट होता है, ये अगर नहीं दे पाते थे उनको, तो उनका जो राइट है जमींदारी का उनसे छीन लिया जाता था। तो आप जानते हैं परमानेंट सेटलमेंट था। ऐसे ही रोयतवारी सिस्टम था। रोयतवारी सिस्टम आप जानते हैं, थॉमस मुनरो का नाम आता है, जो कि 1820 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें रोयट्स जो किए गए थे, जो कि जिस जमीन पे जिनका ओनरशिप होती थी उन्हीं को राइट दिया जाता था कि टैक्स कलेक्ट करने का। और ये मद्रास, बॉम्बे और असम, कुर्ग, इन सब रीजन में किया गया था, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट आप जान गए बिहार, बंगाल, उड़ीसा वाली जगह पे था। और ये जो है ये बंगाल, सॉरी बंगाल नहीं, बॉम्बे मद्रास रीजन में किया गया था। ये ईस्ट में होता था, ये वेस्ट में होता था। और फिर एक हो गया महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम के लिए किसका नाम आता है? लॉर्ड मैकेंजी का, ठीक है। तो लॉर्ड मैकेंजी हो गए, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गए, फिर उसके बाद ये थॉमस मुनरो हो गए, रोयतवारी सिस्टम, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि खूंटकारी प्रणाली के बारे में, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी विद्रोह अंग्रेजों द्वारा खूंटकारी प्रणाली को समाप्त करने के कारण हुआ था? देखिए, ये जो खूंटकारी सिस्टम है ये क्या है? ये देखिए, मुंडा ट्राइब आप जानते हैं, इनका एक ट्रेडिशनल सिस्टम था, ये बहुत समय से इनका सिस्टम चला आ रहा था, ठीक है। और ये जिस एरिया में रहते थे वहां का ये सिस्टम था खुदकारी सिस्टम, कि उनका जो लैंड है, जिस लैंड पे वो रहते हैं, वहां के जो पीपल है, वहां जैसे मुंडा ट्राइब के जो लोग हैं, उनके पास राइट होता था कि वो अपनी जो लैंड, उनका जो जमीन है, उनको कैसे उसको यूज करना है, कैसा क्या करना है, वो इनका जो है ये एक तरीका था, राइट था कि उनके पास रहेगा। ये नॉर्मली जितनी भी ट्राइबल सोसाइटी होती है आप जानते होंगे कि उन ट्राइबल सोसाइटी में सबके पास यही तरीका यही होता है कि वो जो लैंड होता है उनके लिए मेन रिसोर्स, चाहे वो अब जाना है, जो भी छोटी मोटी चीजें जिससे वो अपना जीवन यापन करते हैं, वो सब उनके लैंड पे डिपेंडेंट होता है। और ये जो लैंड राइट है, जब इसको छीन लिया गया तो इसकी वजह से बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट हुए थे। ट्राइब जो है, जैसे आपने यही जो मुंडा रिबेलियन हुआ था, ठीक है, जो बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था, तो ये भी उसी का आउटकम था। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? 60 का सी, मुंडा रिबेलियन। खूंटकारी किससे रिलेटेड है? मुंडा रिबेलियन से। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा से रिलेटेड है। देखिए 1858 के में जो महारानी ने जो उद्घोषणा की थी, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट है, भारतीय राज्यों को ब्रिटेन राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, पहला स्टेटमेंट। फिर भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। फिर तीसरा, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विनियमन करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 61 देखें। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो ट्रेड था उसको इंडिया के साथ उसको रेगुलेट, देखिए पहली चीज तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया था, तो इसका जो तीसरा स्टेटमेंट है वो तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। यदि पहला स्टेटमेंट देखें तो भारतीय राजाओं के ब्रिटिश साम्राज्य में राज्यों को
ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने और किसी भी विचार का परित्याग करना। और तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट बोला है भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि सन्यासी विद्रोह से रिलेटेड है। तो सन्यासी विद्रोह जो है ये किससे रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, उन पे विचार करना और बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सन्यासी रिबेलियन, इसमें सन्यासियों के साथ बड़ी संख्या में भूमि से बेदखल हुए छोटे जमींदार, विस्थापित सैनिकों और ग्रामीण निर्धनों ने भाग लिया। ठीक है, तो इसका ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें जमींदारों ने भी भाग लिया था, इसमें जो वहां के पेजेंट थे उन्होंने भी भाग लिया था। तो ये काफी बड़ा रिबेलियन था, इसमें बहुत सारे जो ग्रुप थे, क्लासेस थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और फिर सेकेंड स्टेटमेंट, वॉरेन हेस्टिंग ने 1 माह के अंदर इसका हिंसक दमन किया। देखिए ये जो था बहुत ही लंबा समय लगा था इसको जो है रोकने में। ये जो सन्यासी रिबेलियन था ये ऐसा नहीं था कि इसको कुछ समय में, 1 महीना जो ये बताने बहुत छोटा समय है, करीब बहुत साल लग गए थे इसको रोकने में, क्योंकि ऐसा नहीं था कि एक ही ग्रुप से हो रहा था, ये बहुत सारे ग्रुप थे, अलग अलग रीजन में थे, तो उन्होंने अलग अलग समय पे इसको चला कंटिन्यू किया गया और इसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स को नुकसान हुआ था। तो ये जो पहला स्टेटमेंट, जो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया यहाँ पे। देखिए हम लोगों को ना ये चीज ध्यान रखना है, जितने भी, ये तो हिस्ट्री का हो गया, लेकिन बाकी जो भी जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें मेनली इलिमिनेट करने वाली चीज होती है। जैसे इसमें बोलिए 1 माह, समझ रहे हैं, मतलब कोई भी रिबेलियन होगा 1 माह तो बहुत ही छोटा समय है, मतलब आप देख के ही समझ जाएंगे। इसमें अगर आपको नहीं भी पता है ज्यादा तो आप इतना ही देखेंगे, अगर 2 को देखेंगे, 2 को एलिमिनेट करेंगे, तो ये आंसर कहीं ना कहीं हम निकाल सकते हैं एलिमिनेट कर। जैसे 2 यहाँ पे अगर हमको पता है 1 माह, तो ये इसको कर दिया तो हमारे पास आंसर सी बच जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है तो काफी अच्छी बात है। और फिर इसमें बोला है थर्ड स्टेटमेंट कि हिंदू और मुसलमानों की एक समान भागीदारी इस विद्रोह की विशेषता रही है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट बोला है बंकिम चंद्र ने उपन्यास देवी चौधरानी इस विद्रोह से आधारित। देखिए ये जो जो संथाल रिबेलियन था, ये 1763 से ये 1800 तक का ये टाइम है। इस पीरियड में ये जो है रिबेलियन कंटिन्यू रहा है और अलग अलग रीजन में स्कैटर्ड था। जैसे कि कुछ जगह पे जो वहां के लैंड ओनर थे, कुछ जगह के सोल्जर थे, कुछ जगह के जो रूरल जो पेजेंट थे, वो लोग फार्मर थे, वो सब इन्वॉल्व थे इसमें। तो ये जो था मेनली जो ब्रिटिशर्स जब आए हैं 1770 में, आप जानते हैं फेमाइन आई है, भुखमरी जो आई थी 1770 की, ये ब्रिटिशर्स के मिसमैनेजमेंट की वजह से जो ये आई थी फेमाइन। तो लोगों के बीच में गुस्सा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो किस तरह से चीजों का जो है वेस्टेज कर रहे थे। वो आप जान रहे हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंडिया से सामान कहीं और ले जाना है, खाने पीने की भी चीजें यहाँ से जा रही है, तो लोगों के पास जो है फूड ग्रेन की कमी हो गई, उसी वक्त सूखा आ गया, तो उनके मिसमैनेजमेंट की वजह से ये चीजें और ज्यादा ही अग्रवेट हो गई। तो ये बात रही ये सन्यासी जो रिवोल्ट था। और इसके जो मेन लीडर थे जो इस रिवोल्ट के, तो मजनून शाह थे, जिनको मजनू शाह भी कहा जाता है। फिर चिराग अली थे, मूसा शाह और भवानी पटनायक और देवी चौधरानी, ये सब कुछ लीडर थे। आप देख रहे हैं इसमें वुमेन का भी पार्टिसिपेशन रहा है, देवी चौधरानी। और जो देवी चौधरानी है, इन्हीं के नाम पे एक उपन्यास लिखा गया था, किन्होंने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, चट्टोपाध्याय जी ने, इन्होंने आनंद मठ लिखा था। आनंद मठ जो था वो एक नॉवेल थी और उसमें देवी चौधरानी से रिलेटेड थी, जो कि सन्यासी रिवोल्ट की लीडर थी। तो ये इसका जो आंसर क्या होगा हमारे पास, 1, 3 और 4। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने सिंगफो विद्रोह हुआ था। सिंगफो या फिर सैंगफो विद्रोह, देखिए नाम से ही लग रहा है कुछ वैसा नाम है, मतलब समझ रहे हैं। सैंगपो, ये जो रीजन होते हैं, जैसे सैंगपो शायद लेक है वहां पे, जो जम्मू कश्मीर में, आई थिंक। तो यही इसी तरह के नाम है। तो ये कहाँ पे है, असम का है। ठीक है, ये असम में हुआ था, इसको लीड किया गया था
रुनुआ गोसाइन के द्वारा। रुनुआ गोसाइन थे, इन्होंने असम में एक ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो रिबेलियन था 1830 में, जिसे सिंगफो रिबेलियन कहा जाता है, तो इसको किया था। और इसमें जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ था, लेकिन ये अल्टीमेटली जो है इसको ब्रिटिशर्स ने क्रश कर दिया था। तो ये बात रही किसकी? सिंगफो विद्रोह की, जो कि असम में हुआ था। और लीडर कौन थे? रुनुआ गोसाई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है वर्ष 1893 में सर विलियम वेडरबर्न और डब्ल्यू.एस. कैन ने किस उद्देश्य से भारतीय संसदीय समिति की स्थापना की थी? ठीक है, तो देखिए ये जो 1893 में जो सरकार ने, जो विलियम वेडरन और डब्ल्यू.एस. कैन ने एक उद्देश्य से भारतीय किस उद्देश्य से की थी, तो इनका मेन काम था जो हाउस ऑफ कॉमन था उसमें जो है पॉलिटिकल रिफॉर्म आए, लोगों को जागरूक करना कि उस हाउस ऑफ कॉमन में, जो हाउस ऑफ कॉमन आप जानते हैं ब्रिटेन का था, जैसे कि हमारे वहाँ राज्यसभा लोकसभा है, वैसे वहां पे भी। तो उसमें जो है लोगों को वो बताना कि मतलब इंडिया में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है उसका, ताकि वहां पे एड्रेस किया जा सके। तो इसका जो आंसर बोल रहा है भारत के राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन में आंदोलन करने के लिए। तो ये पहला स्टेटमेंट उसका सही हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, भारतीय के साम्राज्यिक न्यायपालिका में प्रवेश हेतु नहीं, ऐसा नहीं है। भारत के स्वतंत्रता पर ब्रिटेन सांसद में चर्चा के सुगम बनाने के लिए। ब्रिटिश सांसद के प्रख्यात भारतीय पर, ये सारे स्टेटमेंट गलत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है तेभागा मूवमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? ठीक है, तो देखिए ये जो तेभागा मूवमेंट था ये कब हुआ था? 1946 से 47 के बीच में हुआ था, जब हम इंडिया हमारा आजाद हो रहा था उस वक्त था। ये बंगाल के जो शेयर क्रॉपर थे, शेयर क्रॉपर, तो उन्होंने किया था इसको। ये जो तेभागा मूवमेंट था, मतलब आप जानते हैं शेयर क्रॉपर क्या होते हैं, जिन्हें बोला जाता है बंटाई बंटाई दारू, उनके द्वारा ये किया गया था तेभागा मूवमेंट। ये आंदोलन जो था, ये जो शेयर क्रॉपर थे और मेनली जो जोतेदार थे उनके अगेंस्ट था। ठीक है, और ये जो मूवमेंट है इसका क्या डिमांड था कि जितना भी जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, जो शेयर क्रॉपर के द्वारा जितना भी जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसका 2/3 पार्ट उनके पास होना चाहिए। और जो जमींदार जो है, जमींदारों को जो दिया जा रहा है वो पहले हाफ था, उसको 1/3 कर दिया जाए। ठीक है, आप देख रहे हैं जो भी ये जो शेयर क्रॉपर जो भी प्रोड्यूस कर रहे थे किसी जमीन पे, तो उसका आधा जो प्रोडक्शन था वो जमींदारों के द्वारा लिया जा रहा था। तो इनका ये कहना था हम सारा का सारा नहीं देंगे, मतलब आधा नहीं देंगे, उसको 50% से आप करो 33%। ठीक है, तो ये इनकी मांग थी तेभागा मूवमेंट की। तो ये कब हुआ था? 1946 में हुआ था। तो इसका क्या आंसर हो गया? ए, 65 का ए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है भारत के राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ये पहला जो इसका स्टेटमेंट बोल रहा है, ये जो निम्नलिखित घटनाएं हैं, जैसे धारा आयोग का गठन। धारा आयोग, देखिए ये सारे जो हैं, जेवीपी कमिटी हो गई, ये फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, ये सारे जो इंडिपेंडेंस के बाद जो किया गया था, जितनी भी स्टेट थी उनका जो फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी कमिटीज आई थी, तो उनके बारे में। तो देखिए ये जो एसके धर कमिटी थी, कमीशन था एसके धर कमीशन, ये हुआ था 1948 में। फिर इसके बाद जेवीपी कमिटी जो थी, ये 1946-48 की बात है, ये दिसंबर की बात है। पहले जो धर कमीशन है इसको किया गया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट के बाद थोड़ी दिक्कतें हो गई थी, लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी इस रिपोर्ट से, धर कमीशन की सदर्न स्टेट में। तो फिर उसके बाद ये जेवीपी जो है कमिटी, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, 3 मेंबर कमिटी थी। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश का अगर फॉर्मेशन देखा जाए, तो सबसे पहले जो स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ था, तो आंध्र प्रदेश थी, वो हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया सबके डेट। तो इसका आंसर देखिए इस हिसाब से क्या होगा, सबसे पहले 1,
फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन। और फिर देखा जाए राज्यों का पुनर्गठन, तो ये काफी बाद हुआ था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ये 53 में हुआ था। 1953 में दिसंबर में इसका स्टार्ट हुआ था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन हुआ था, ये ऑलरेडी जो ये तेलुगु स्पीकिंग जो स्टेट थी, जो मद्रास थी, उससे जो आंध्र प्रदेश जो बन गया था, उसके बाद हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4 3 सी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 67th क्वेश्चन है, और ये महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है। इसमें स्टेटमेंट बोला है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह क्या संदेश था जिसे महात्मा गांधी ने के जीवन को बदल डाला? तो ये जो बुक थी अनटू दिस लास्ट, इसका कुछ ये जो स्टेटमेंट था, देखिए जो बुक थी ये तो जॉन रस्किन जो थे उनकी बुक थी अनटू दिस लास्ट, और ये गांधी जी का इनके जो विचार थे इस बुक में, उस पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, और ये जो बुक थी इनको सजेस्ट की गई थी, इनके एक फ्रेंड थे जो मिस्टर पोलक नाम था, उन्होंने ये बुक बोली थी इनको पढ़ने में। और ये जब अपनी जोहानिसबर्ग से लेके दुरबान तक की जो ट्रेन की जर्नी थी, उस पीरियड में इन्होंने इस बुक को पढ़ा। तो इसमें कुछ मैसेज थे उन्होंने जो कि अपने जीवन में इसको लाया, ये मैसेज। तो जैसे कि पहला इसका जो मैसेज था, द वेल बींग ऑफ इंडिविजुअल लाई इन द वेल बींग ऑफ ऑल। ठीक है, तो मतलब कि किसी भी एक पर्टिकुलर एक बंदे की, एक जो इंसान है, उसकी जो वेलबींग है, ठीक है, उसका अगर कल्याण तभी हो पाएगा जब बाकी जो उसके आसपास हैं, हर कोई है, उनका कल्याण होगा। समझ रहे हैं? व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। तो ये बिल्कुल सही है। और फिर एक था कि अ लाइफ कंसिस्टिंग ऑफ लेबर इज अ राइट लाइफ, मतलब कि जिस लाइफ में हम लोग जो लोग अपनी लाइफ में लेबर करते हैं, ठीक है, श्रम करते हैं, तो वही लाइफ जो है सही तरीका है जीने का। और फिर एवरीवन हैज इक्वल राइट टू अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम देयर वर्क। ठीक है, और ये देखिए जैसे आप देखते हैं एक्सप्लॉइटेशन होता है लेबर्स का, तो ये उस पे ही किया गया था कि हर कोई जो भी जितना काम कर रहा है उसके हिसाब से उनको जो है पैसा मिलना चाहिए, जो भी उनका काम है। तो इसका जो ये जो स्टेटमेंट है, अगर देखें तो इसमें कौन सा इसका ये जो 3 है, 3 में से ये वाला दिया हुआ है, व्यक्ति के कल्याण में सबका कल्याण है। तो ये आंसर सही हो जाएगा बी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये प्राइवी पर्स से रिलेटेड है। तो ये पूछ रहा है, ये जो प्राइवी पर्स है करारोपित राशि थी जिसे रियासतों के शासकों को भारत के राज्य क्षेत्र में विलय पर दी जाती थी। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट तो गड़बड़ है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, बोल रहा है एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार MRTP अधिनियम को इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्रित्व काल में पारित किया था। तो ये स्टेटमेंट इसका सही है। ये किस में आता है? ये जो प्रिविलेजेस थी, ये जो दी जाती थी जो राजा महाराजा थे उस वक्त, तो ये आर्टिकल जो है 291 है, उसके अंतर्गत ये चीजें आती हैं सारी। उनको टैक्स से एग्जम्पशन मिला हुआ था कि उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं थी, जितने भी प्राइवेट पर्स वाले थे। ठीक है, लेकिन ये जो मोनोपोली थी, इसको अबोलिश कर दिया था किसने? इंदिरा गांधी जी ने 1969 में। इंदिरा गांधी जी जब आई हैं पावर में, उन्होंने प्राइवेट पर्स को अबोलिश किया गया था, और गवर्नमेंट ने जो है ये एक एक्ट स्टार्ट किया था जिसे मोनोपोली ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस थी, उस एक्ट को लागू कर दिया गया था। तो ये बात होगी प्राइवेट पर्स की। तो इसका जो आंसर है 2 सही हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बोल रहा है निम्नलिखित में से किन महिला नेत्रियों ने 1930 में दांडी मार्च में भाग लिया? तो देखिए इसमें सरोजनी नायडू, आप जानते हैं, इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद कमला देवी चट्टोपाध्याय, फिर मतंगनी हजारा, ये तीनों जो थी, इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था जो दांडी मार्च थी। देखिए
ये जो दांडी मार्च जब स्टार्ट हुई तो इस वक्त एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी। गांधी जी जो है इनका ये मानना था कि वुमेन को नहीं जो औरतें हैं उन्हें, महिलाओं को नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए इस मूवमेंट में, ताकि क्योंकि ब्रिटिशर जो है फिर उनको जो है एक तरह से बोलेंगे कि आप कायर हैं, आप लोग जो है वुमेन के पीछे जो है, महिलाओं के पीछे की आड़ में छुप रहे हैं आप लोग। ये चीज बात हो रही थी। तो ये बात हो गई किसकी, क्विट इंडिया, सॉरी ये जो दांडी मार्च है 1930 का, उसकी बात होगी। तो इसमें अगर वुमेन की बात करें तो आप जानते हैं इसकी जो फेमस वुमेन वुमेन रही हैं तो कमला देवी चट्टोपाध्याय, मतंगनी हजारा और सरोजनी नायडू, और पेरिन कैपिटल हैं जो कि दादा भाई नौरोजी की बेटी की बेटी, मतलब ग्रैंड डॉटर थी। तो ये लोगों का नाम रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बात कर रहा है स्वदेशी मूवमेंट से। तो स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला जो है ये बोला है 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4 जो स्टेटमेंट है, पहला बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये कहाँ से स्वदेशी मूवमेंट में थे, तो ये पहला जो ये बम्बई बता रहा है। फिर उसके बाद सेकंड देख रहे हैं अजीत सिंह, ये पंजाब, ये भी सही है। फिर उसके बाद बोला सैयद हैदर रजा, तो ये इनका बोला जा रहा है जम्मू से, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये दिल्ली से थे। ये जो सैयद हैदर रजा थे ये दिल्ली से थे। और फिर यदि बात किया जाए चिदम्बरम पिल्लई की, ये मद्रास प्रेसिडेंसी से थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक किससे थे, बॉम्बे से थे। अजीत सिंह पंजाब से थे। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट था ये 7 अगस्त को स्टार्ट किया गया था 1905 में। और ये एक मीटिंग हेल्ड हुई थी कहाँ पे, कलकत्ता के टाउन हॉल में ये जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें लॉन्च किया गया था स्वदेशी मूवमेंट का। और इसमें ये कहा गया था कि जो भी हिस्टोरियन थे वो बॉयकॉट करेंगे ये जितने भी जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो वो है सबको बॉयकॉट किया गया था। ये था स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4 सी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बात कर रहा है भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलनों के महासचिव भी रहे थे। तो ये आप जानते होंगे कि ज्ञानी जैल सिंह थे जो कि एक बार हमारे जो है राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो ये हमारा नॉन अलाइन मूवमेंट था जो कि बंडिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी 1959 में, उसमें इसका इजाद हुआ था। तो ये जो ज्ञानी जैल सिंह थे ये उसके जनरल सेक्रेटरी भी रहे थे 1983 में से 86 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। तो ये तो एकदम रटने टाइप वाला क्वेश्चन हो गया। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्धात की राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला स्टेटमेंट जो कि बोला है भारतीय स्वामित्व वाले अंग्रेजी समाचार पत्रों की वृद्धि, लेकिन देश भाषा यानी कि वर्नाकुलर के समाचार पत्रों की पतन। तो ये तो स्टेटमेंट आपको खुद ही लग रहा होगा कि ये कुछ गड़बड़ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या हुआ था, ये जो टाइम पीरियड था 19वीं शताब्दी का, इस वक्त जो इंडिया के जो भी जितने न्यूज़पेपर थे जो इंडियन लैंग्वेज में थे उनका काफी ज्यादा जोर शोर पे जो है स्टार्टिंग हो गई थी। काफी ये जो वर्नाकुलर लैंग्वेज जो कि मतलब अंग्रेजी भाषा को छोड़ के जो इंडिया के जो अपनी खुद की भाषाएं थी, यानी कि हिंदी हो गई, मद्रासी हो गई और बंगाली हो गई, तो इन सब भाषाओं के जो समाचार थे वो बहुत ही हाई लेवल पे आने लग गए थे। और तो पहला स्टेटमेंट इसका जो बोला है ये गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला है कि मध्य वर्ग के प्रबुद्ध वर्ग के रूप में उदय। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है कि इस वक्त मिडिल क्लास जो है वो एक इंटेलेक्चुअल क्लास होने लग गया था। ठीक है, एजुकेटेड क्लास हो गया था। मिडिल क्लास का जो स्थापना है ये 19th जो सेंचुरी है उसके एंड, मतलब जो सेकेंड हाफ है उसमें स्टार्ट हुआ था। और आप जानते हैं ये जो मिडिल क्लास है यही आगे बढ़ के आगे जो एजुकेटेड लोग थे ये कांग्रेस में आए हैं और फिर इन्होंने काफी रिवॉल्यूशन ये सब चीजें बाकी उन्हीं के ऊपर जाता है। तो ये बात हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट। फिर नेक्स्ट है प्रेस के सेंसरशिप के भय के लिए आधिकारिक नीतियों की निंदा की। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। तो बी इसका आंसर होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 73rd
जो कि ब्रिटेन राज्य के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों में से क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये ध्यान रखना कौन सा गलत है। तो पहला बोल रहा है पहली जनगणना के आंकड़ों को 1891 में ब्रिटिश राज के दौरान संकलित किया गया था। ये स्टेटमेंट जो है गलत है, ये 1891 नहीं बल्कि 1881 है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर भारत के विभाजन के दौरान लौह और इस्पात उद्योगों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी गलत है। लॉ और इस्पात का देखिए इसका तो ये जो रीजन था जब ये विभाजन हुआ है, तो जो बंगाल था वो बहुत अभी भी आप जानते होंगे कि बंगाल में जो है वर्ल्ड का इस बार अभी रिपोर्ट थी कि 70% जो एक्सपोर्ट है जूट का वो किसके पास है, वो सॉरी बंगाल के पास है। ठीक है, ये हो गई बात इसकी बंगाल की। तो विभाजन जब बंगाल का हुआ है 1905 में, तो उसके बाद जो जूट का जो प्रोडक्शन था वो प्रभावित हुआ था, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो प्रभावित हुई। देखिए इस रीजन में जो इंडस्ट्रीज हैं जो यहाँ ईस्टर्न रीजन में वही प्रभावित होंगी ना विभाजन से, तो मेनली जूट इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, ये सब ज्यादा प्रभावित हुई थी, बल्कि लॉ और इस्पात इंडस्ट्री है वो प्रभावित नहीं हुई थी। तो इसका ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बोला है आजादी के बाद भारत में जो है कृषि की व्यवसायीकरण शुरू हुई, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 तीनों रॉन्ग, तो डी आंसर हो जाएगा। फिर चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बात करें निम्नलिखित में से कौन सा भारत की बेहतरी के अधिनियम के तहत प्रावधान नहीं है। तो मतलब भारत के फायदे के लिए कौन सा जो अधिनियम है वो नहीं है इसमें से। तो पहला जैसे एक्ट ऑफ बेटरमेंट आप जानते हैं जिसको 1858 का सो कॉल्ड एक्ट ऑफ बेटरमेंट, कि रानी जी आ गई हैं अब चीजें अच्छी हो जाएंगी। क्वीन प्रोक्लेमेशन हो गया था 1858 में कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी हटा देंगे, उन्होंने यहाँ पे बहुत अत्याचार किए हैं। देखिए ये सब था, ये डर था जो 1857 का इतना बड़ी क्रांति हुई थी, तो ये ब्रिटिशर्स के मन में डर आ गया था कि अगर जिस तरह से चीजें चल रही है हमारे देश में, अगर ऐसे ही विद्रोह होता रहा तो इंडिया पे राज नहीं कर पाएंगे। और आप जानते हैं इंडिया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था ब्रिटेन के लिए, जो एक जितनी भी कॉलोनीज थी सबसे ज्यादा ब्रिटेन ने इंडिया पे जोर दिया, क्योंकि इंडिया जो है बहुत ही फायदेमंद थी। आप जान रहे हैं इंडिया से इतनी ज्यादा वेल्थ, हमारी सोने की जो चिड़िया थी उसको लूटने का काम इन्होंने काफी समय से किया। तो फिर जब ये क्रांति हुई तो उसके बाद से उनके मन में डर हो गया था, तो इन्होंने ये जो एक्ट बनाया, देखिए इसका नाम भी क्या दिया इन्होंने, एक्ट ऑफ बेटरमेंट। ठीक है, बेहतरी के लिए अधिनियम, और इसमें बेहतरी जैसा कुछ था नहीं, तो प्रावधान नहीं किया गया। तो इसके अगर देखा जाए तो पहला बोल रहा है इसने ब्रिटेन कैबिनेट में एक भाग के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की, ऐसा बिल्कुल सही है। इसमें इंडियन जो लोग थे उनका भी पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो गया था ब्रिटेन कैबिनेट में। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल शब्द को वायसरॉय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, बिल्कुल सही, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि भारतीय राज्य अब ब्रिटेन के ताज के सर्वोपरित को मान्यता देने वाले थे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर उसके बाद बोल रहा है भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं था, इन्होंने बोला कि हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपके पास अपने राइट है, अपना सब कुछ करिए, तो ये हो गई बात एक्ट ऑफ बेटरमेंट की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के प्रति शुरुआती राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है जो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी उनसे रिलेटेड, कि एक सेकेंड, हाँ जी, जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी थी अर्ली नेशनलिस्ट के टाइम पे देखा जाए तो पहला इसका बोला है कि इन्होंने रेलवे और वृक्षारोपण के बड़े पैमाने पर निवेश का स्वागत किया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो क्रिटिकल थे थोड़ा रेलवे का, जो इन्वेस्टमेंट बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट किया गया था रेलवे में और प्लांटेशन में। और मेन इनका जो ये दोनों चीजों का यूज कैसे, देखिए रेलवे है हमारे पास तो आराम से जो आप चीजें कहीं मान लीजिए इंडिया जो है इतना बड़ा है, रेलवे रहेगा तो बहुत आपको चीजें यहाँ से लेके आपको जाना तो पानी के थ्रू ही है ना, तो आपको मान लो दिल्ली से यहाँ पे आप चोरी कर रहे हो तो वहां को यहाँ तक आने के लिए आप कोई ऐसी चीज है कि जो जल्दी जल्दी सामान पहुंचा दे। तो रेलवे टेलीग्राफ जो है इन सब का जो इंट्रोडक्शन किया था ये इन्होंने हमारे लिए नहीं अपने लिए किया था। ठीक है, तो ये अर्ली नेशनलिस्ट को ये चीजें समझ में आई थी तो इसके वो
खिलाफ थे थोड़ा। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये हट गया। फिर उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें जो कि बोल रहा है उन्होंने स्वदेशियों के विचार को बढ़ावा दिया। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये अर्ली नेशनलिस्ट की बात हो रही है जो मॉडरेट थे। फिर उसके बाद वे भारतीय पूंजीपतियों वर्ग की आलोचक थे, ऐसा नहीं है। बल्कि ये जो अर्ली नेशनलिस्ट थे ये मेनली जो भारत के जो पूंजीवाद कैपिटलिस्ट क्लास थी उन्हीं में से थे, क्योंकि बहुत सारा वर्ग उसमें जो जमींदार जो कि काफी पढ़े लिखे होते थे, जो कि एजुकेटेड क्लास थे वहां के, तो वो बहुत बड़ा पोर्शन रखते थे था इसमें अर्ली नेशनलिस्ट में जो कांग्रेस का था। तो उनके जो आलोचक नहीं थे वो। फिर उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बोल रहा है कि उन्होंने नमक पर कर को समापन की मांग की थी। ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 4, बी 2 and 4। ठीक है, तो ये डिस्कशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।